हाय एवरीवन, आपके लिए क्वेश्चन है। स्पेशली अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना टाइम भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, बहुत सारे जगह पे कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, किसको सीखने के लिए? इंग्लिश को सीखने के लिए। इवन वहाँ तक कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन करते हैं, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाते, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। बट वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो एक गांव का लड़का जो सिर्फ 19 साल का है, उसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस भी नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ही कम समय के अंदर में बिना रिसोर्सेस के बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। रिटन प्लस स्पोकन उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसकी कम्युनिकेशन मच मोर बेटर हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? पहला मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम ऑप्शन ए को चूज करते हैं तो हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि लक हो सकता है। और वहीं पे हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने किया राइट स्टेप्स को फॉलो। किसको किया? राइट स्टेप्स को फॉलो किया। तो अगर बहुत सारे लोग इसमें से, अब आपको क्या करना है कि ये स्टेप्स को आपको क्या करना है कि चूज करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज करते हैं तो ये वीडियो खैर आपके लिए नहीं है। आपको लगता है कि भाई गांव का 19 साल का लड़का है, हो सकता है उसका भाग्य अच्छा होगा तो वो अंग्रेजी बोलना सीख गया बिना रिसोर्सेस के भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, ऑप्शन ए लगता है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, भले ही आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये स्पेशली भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर चीज मेहनत से लिखा जाता है। ठीक है, तो भाग्य अगर आपको लगता है कि कोई सीख सकता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो के आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। और बहुत सारे लोग अगर इसके साथ में राइट स्टेप्स के साथ में हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक 19 साल का लड़का जो है बिना रिसोर्सेस के भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। अगर वो सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल इसी पे होने वाली थी कि कैसे एक गांव का 19 साल का लड़का अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। हर स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। हाय, मेरा नाम है राहुल और मैं बहुत दिनों से, यानी कि बहुत दिनों से क्या, मैं बहुत ही सालों से लोगों को अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते आ रहा हूँ। चाहे वो ऑफलाइन की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, लंबे समय से मैं लोगों को अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ। अब ये वीडियो किसके लिए हो सकती है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले, पहले ये भी जान लीजिए। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं। अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और अंग्रेजी में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, ठीक है, आप इंटरव्यू को पास कर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इंग्लिश बोलने का शौक रखते हैं और इंग्लिश बोलना आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको अपने रूटीन को अच्छा करना है, आपको एग्जामिनेशन को पास करना है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल या सीजीएसएल का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के अगर आपको तैयारी करनी है अंग्रेजी की तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। बिकॉज मैंने इस वीडियो को जो है फाउंडेशन प्लस स्पोकन के माध्यम से क्या किया है, एक जगह पे मिक्सअप करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, ताकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई राइट स्टेप्स क्या होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, और कैसे आप अंग्रेजी बोलना या लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग सेंटेंस को पहचानना सीख जाएंगे। अगर हमने जिस दिन बाद सेंटेंस को पहचानना सीख लिया ना, कि हमारे सामने कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस आया, बड़ा सा सेंटेंस आया और हमने एक बार में देख के बता दिया कि भाई इस सेंटेंस की जो अंग्रेजी है वो ये होगी, यानी कि इस सेंटेंस की जो ये एक हिंदी का सेंटेंस हमारे सामने आ गया या हमने देखा या हमारे सामने लिखा हुआ है, हम तुरंत उसको देख के बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये पैसिव वॉइस है या टेंस है, ये कुछ और है, इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, कब हेल्पिंग वर्ब आता है, कब मेन वर्ब आता है, कब ऑक्सिलरी वर्ब आता है। और ऑक्सिलरी वर्ब नाम की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज इंग्लिश में होती ही नहीं है। ये चीज भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं। एक वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है। बट मैं कहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज नहीं होती। इंग्लिश की दुनिया में दो ही वर्ब होते हैं, एक होता है एबी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब,
और दूसरा होता है एमबी यानी कि मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को बनाया जाता है। अब वो कैसे बनता है आज की इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल ही बेसिक से एकदम हम लोग यहाँ से आज इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंग्लिश की दुनिया में सबसे पहले हमको सेंटेंस को पहचानना सीखना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बोला कि भाई शुरू से हमको क्या सिखाया गया कि भाई इंग्लिश की दुनिया में दो चीज होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज नहीं होती है। इंग्लिश की दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ब होते हैं, एक होता है ए बी और एक होता है एम बी। ए बी इक्वल टू होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लिख भी दिया ऑक्सिलरी वर्ब और एम बी का मतलब हो गया मेन वर्ब, ठीक है। आशा करता हूँ ये सी चीज आपको पता भी होगी, ठीक है। तो ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, एम भी मतलब मेन वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझते हैं कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है और कैसे जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कैसे जो है ऑक्सिलरी वर्ब वही मेन वर्ब भी बन जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, इसको मिटाया और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये चीज लिख दिया और अब हम यहाँ पे बोलेंगे V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने बनाया, आप लोग भी बनाते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमने बोला एम, सॉरी इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, हमने बोला एम, हमने यहाँ पे लिखा आर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वॉच, हमने यहाँ पे लिखा वर, हमने यहाँ पे लिखा बीन, यहाँ पे लिखा बीइंग और यहाँ पे लिखा इज, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश की दुनिया में, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, ठीक है। ये हमने इधर बना दिया जगह के कारण, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे बात को समझिए। हम लोग को शुरू से क्या सिखाया गया था कि भाई इज एम आर या वॉज वर ये सब क्या है, ये सब एक हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब रहता तो क्या इसका V1 V2 V3 V4 और V5 होता? जवाब आएगा नहीं। तो भाई जी मेन वर्ब, जैसे अब होता क्या है कि हमने बोला मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब किसको कहते हैं, जैसे हंसना खेलना कूदना दौड़ना हंसना सोना पढ़ना पढ़ाना दौड़ना टहलना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के जो है 5 रूप होते हैं जिसको बोलते हैं V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने लिखा, हमने बोला कि ठीक है दौड़ना मतलब गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या होगा गोइंग, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म क्या होगा गोज। तो जिस तरीके से यहाँ पे गो एक मेन वर्ब है तो इसका 5वां फॉर्म हुआ, ठीक इसी प्रकार से इज एम आर वॉज वर ये सब क्या है, ये सब भी एक मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब है और इसके भी फॉर्म होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। V1 का मतलब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, V2 का मतलब क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस, ध्यान से तुम समझिएगा। V3 का मतलब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, V4 का मतलब क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और V5 का मतलब भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब आप लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे भी बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे भी बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अब भाई एक साथ में V1 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अब इसमें अंतर क्या है, तो ध्यान से समझिए। V1 जो होता है वो प्लस होता है, प्लस का मतलब क्या है वो प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो माइनस होता है, मतलब कि ये सिंगुलर होता है। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है कि ये जो V1 है ये प्लस होता है यानी कि प्लूरल होता है। तो ये जैसे नियम क्या कहता है ग्रामर में यानी कि इंग्लिश की दुनिया में
कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, जैसे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो नियम क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में आपको जो वर्ब जो लगाना है वो कौन सा लगाना है, वो प्लूरल वर्ब लगाना है। तो इंग्लिश की दुनिया में भी जो है ना, सिंगुलर वर्ब भी है, प्लूरल वर्ब भी है। तो V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, और सिंगुलर V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब में थोड़ा सा आपको अंतर जो है, अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोला आई, तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो आई को समझने के लिए जैसे आप अगर बोलेंगे संस्कृत, ठीक है, तो थोड़ा सा संस्कृत पे जाएंगे तो होता है कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, मैं। तो उत्तम पुरुष मतलब मैं, तो इसको सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। ये होता तो सिंगुलर है, बट इसकी जो श्रेणी यानी कि इसको जो स्थान दिया गया है वो सबसे टॉप लेवल का दिया गया है, इसीलिए सिंगुलर होते हुए भी ये हमेशा प्लूरल वाली कैटेगरी में रहता है। और इसके लिए स्पेशल एक वर्ब यहाँ पे बनाया गया है एम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। हमने यहाँ पे बोला यू, ठीक है, हमने यहाँ पे बोला वी, हमने यहाँ पे क्या बोला दे। तो आप बोल सकते हैं यू के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, बी के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, बी के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, और आई के साथ में यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा आप, आई के साथ में आप चलिए यहाँ पे एम लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज सीख लिया। अब आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आपने आर लगा दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा। अब अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे मेन वर्ब के साथ में, जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब अभी लगाया है इज एम आर के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो थोड़ा सा भाई संयम रखिए, ठीक है, समझाने का हमको मौका दीजिए। जब तक आप थोड़ा सा टाइम नहीं दीजिएगा तब तक, देखिए हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है ना, हम भगवान है। हमको थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट हम आपको समझाएंगे, ठीक है, समय दीजिए हमको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल्ड करिए और यहाँ पे थोड़ा सा ये, जैसे आपने फिर से यहाँ पे बोला आई, और फिर से यहाँ पे बोला यू, फिर से यहाँ पे बोला वी, और फिर से यहाँ पे बोला दे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे गो को ले लेते हैं, तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हुए प्लूरल होता है, तो इसलिए इसके साथ में कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। यानी कि मैं जाता हूं तो मैं जाता हूं की अंग्रेजी क्या होगी, आई गो। आप जाते हो तो यू गो, हम लोग जाते हैं तो वी गो, वे लोग जाते हैं तो दे गो। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है चेंज होते गया, लेकिन इसके साथ में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगा, V1 ही लगा है ना। इसका मतलब क्या है कि V1 जो है वो क्या है, वो प्लूरल वर्ब होता है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये सब तो हमारा चलिए प्लूरल सब्जेक्ट था, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हमने बोला ही, हमने बोला सी, हमने बोला यहाँ पे चलिए राम, हमने यहाँ पे बोल दिए सीता। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है, अब यहाँ पे आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे आपने बोला मैं जाता हूँ आई गो, आप जाते हैं यू गो, हम लोग जाते हैं वी गो, वे लोग जाते हैं दे गो। अब आप बोलिए कि वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, सीता जाती है। तो अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसका अंग्रेजी ये होगा, इसके साथ में हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V1, V2, V3, V4, V5। तो हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, हम इसके साथ में लगाएंगे V5। क्यों, क्योंकि V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही गोज, सी गोज, राम गोज, सीता गोज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो V1 है ये प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, और V2 जो होता है वो माइनस भी होता है प्लस भी होता है, यानी कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। V3 भी जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और V4 भी जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। बस यही दो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो गए, ये स्पेशली प्लूरल है और ये स्पेशली सिंगुलर है। लेकिन ये तीनों क्या है, ये माइनस प्लस दोनों है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी लगेगा। जस्ट लाइक मैं अभी आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं जाता हूँ, तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब आप इसको पास्ट में बना के देखिए। जैसे आपने बोला कि मैं गया, तो आई वेंट हो जाएगा, ठीक है। आप गए, यू वेंट, हम लोग गए, वी वेंट, वे लोग गए, दे वेंट, ठीक है। वह गया, ही वेंट, वह गई, सी वेंट, राम गया, राम वेंट, सीता गई, सीता वेंट। यानी कि देखिए इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, सब्जेक्ट कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, V2 ही लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब पर भी V2 लगेगा,
सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब पर भी V2 ही लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे V3 है, तो V3 को भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। V4 को भी आप इसी तरीके से लगाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फॉर्म है वही लगेगा। सिर्फ V1 में और V5 में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये सब भी चीज मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट पता चल गया होगा और V1 और V5 का जो खेला है वो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। और देखिए, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा पहले बेसिक को समझिएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लास को आगे लेके चलेंगे, ठीक है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक बात को समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे इसको हटाया और अब यहाँ पे बोला कि ध्यान से समझिए। अगर हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। तो आपसे एक सवाल है कि हमको बताइए, ये जो एम है क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है? आपसे एक सवाल है, आई एम अ स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, स्टूडेंट जो है वो आपका एक नाउन है, लेकिन ये जो एम है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है? तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं एकदम 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि लगभग लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि सर ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपको शुरू से यही सिखाया गया है कि ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जिन जिन लोगों को लगता है कि ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, कमेंट में एक बार जरूर जाके लिखिएगा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है। जिनको लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जिनको लगता है मेन वर्ब है वो मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो अब जिन लोगों का सवाल था, जिनका यानी कि जिनका आंसर था कि सर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उनका आंसर गलत है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब होने के साथ साथ में एक मेन वर्ब भी है। अब ये मेन वर्ब कैसे बना, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको मिटाना पड़ेगा। इसको चलिए मिटाते हैं और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यानी कि नियम लिखते हैं। नियम को समझेंगे तो हमको बहुत ही बेहतर तरीके से अंग्रेजी समझ में आएगी, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए, हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिखा। पहला स्ट्रक्चर लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नाउन। एन से हो गया नाउन, पी से हो गया प्रोनाउन, और ए डी जे डॉट यानी कि एडजेक्टिव। तो हमने पहला स्ट्रक्चर ये लिखा। अब इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हमने बोला कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब आए या ना आए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। और उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाता है, या कोई प्रोनाउन आता है, या कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे सब्जेक्ट एक जो सेंटेंस लिखा था, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे अ बार बार आ जा रहा है, मैं विद्यार्थी हूँ या मैं एक विद्यार्थी हूँ, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं। यहाँ पे ए आएगा ही आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने बोला कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आएगा, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। जितना कंपलसरी सब्जेक्ट है उतना ही कंपलसरी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज कंपलसरी होते हैं, ये आएगा ही आएगा। और उसके बाद हो सकता है कि नाउन आ जाए, या हो सकता है कि कोई प्रोनाउन आ जाए, या हो सकता है कोई एडजेक्टिव आ जाए। तो होता क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए नियम क्या कहता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब क्या, ये सब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर हो गया, यहाँ पे बीन, बीइंग हो गया, हैज, हैव, हैड हो गया, डू, डज, डिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो सब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी होते हैं, यानी कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी होते हैं। अब ये मेन वर्ब कब होते हैं, ये चीज हमको सीखना है। अब ये चीज हमको यहाँ से सीखने के लिए मिल जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है, मेन वर्ब में बदल जाता है। समझ में आ रहा है?
तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, और उसके बाद क्या आया, एक नाउन आ गया। देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन, तो अब यहाँ पे नाउन आ गया, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा मेन वर्ब में। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी होते हैं। अब वो मेन वर्ब कब होते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है, बदल जाता है मेन वर्ब में। तो आई एम अ स्टूडेंट में ये जो एम है ये एक मेन वर्ब है, ना कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आपने बोला कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ये जो इज है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इज के बाद क्या आया, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर एक नाउन है, ठीक है। अब ये डॉक्टर जो है ये एक नाउन है, यानी कि तो अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक नाउन आ गया, तो ये अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब एक मेन वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ने इसके डॉक्टर होने का बोध करवाया। देखिए वर्ब टू बी तो हम लोग को ट्रांसलेशन की किताब में दिखाई दे जाता है कि भाई इज एम आर वॉज वर और बीन और बीइंग मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब टू बी के अंदर में आता है। तो वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, होने का बोध करवाना, बी मतलब होना, तो होने का बोध करवाना। तो यहाँ पे आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ये जो स्टूडेंट है यानी कि आपके स्टूडेंट, यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे स्टूडेंट होने का बोध किसने करवाया, इस एम ने करवाया। और ये एम जो है यहाँ पे एक राजा का रोल निभा रहा है, यानी कि एक किंग का रोल निभा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक मेन रोल के रूप में निभा रहा है, क्योंकि इसी ने जो है इसके स्टूडेंट होने का बोध करवाया है। तो जब किसी के होने का कोई बोध करवाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है कब, जब वो एक मेन राजा के रूप में काम करता है। यानी कि सेंटेंस में अभी देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लाइक अ जिन, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट का काम जो होता है वो एक जिन की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलादीन का चिराग, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि भाई सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दीजिए, सीधे आप यहाँ पे वर्ब लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। यानी कि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और या तो उसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एक होना चाहिए, तभी जाके वो सेंटेंस पूरा होता है। यानी कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो रोल होता है वो होता है जीन का। जैसे ही जो है अलादीन का चिराग खुलता है तो उसमें से एक जीन निकलता है, तो बोलता है हुकुम मेरे अका, हुकुम मेरे आका, यानी कि आका आप मुझे हुकुम करिए। तो वो आका कौन होता है, वो आका जो होता है वो वर्ब होता है। वर्ब मतलब यानी कि ये किंग होता है, यानी कि सेंटेंस का जो राजा होता है वो वर्ब होता है, और सेंटेंस का जो जीन होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे ही जो है इस सेंटेंस में आता है वो किसके पास जाता है, वो वर्ब के पास जाता है और बोलता है भाई मुझे काम दो। अब उसको जब वो कोई काम देता है, तो जब काम जो है वो दो तरीके से होता है। तो काम का अगर कोई जैसे वर्ब जो सब्जेक्ट जो है किसके पास है, वर्ब के पास, इसने क्या किया, इससे काम मांगा, और जब इसने इसको काम दिया तो इसने कोई काम किया। तो अब इसने जब भी कोई काम किया तो ये काम जो है सीधा यहाँ पे आता है। अब ये काम का अगर असर पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, असर नहीं पड़ता है तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात की बात है। अभी हमने आपको सिर्फ ये समझाया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल क्या होता है और वर्ब का रोल क्या होता है, ठीक है। अब जहाँ पे हम थे वहीं पे चलते हैं, ज्यादा हम लोग को अभी डीप में हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, जहां से थे वहीं पे पहले चलते हैं। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब था, फिर उसके बाद क्या था, एक नाउन था, फिर एक प्रोनाउन था, फिर यहाँ पे एक एडजेक्टिव था, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट आता है यानी कि सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाएगा, मेन वर्ब में बदल जाएगा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर खत्म हो गया। जैसे आपने यहाँ पे बोला यू आर अ नर्स, तुम एक नर्स हो, ठीक है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और नर्स क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन जो है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक नाउन आया, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल गया, ये एक मेन वर्ब में बदल गया। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, भले स्ट्रक्चर लिखते हैं कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट आया,
फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और सीधा अब यहाँ पे क्या आएगा, एक मेन वर्ब आ जाएगा। अब यहाँ पे नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधा एक मेन वर्ब आएगा। तो नियम क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो कंपलसरी है। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट कोई मेन वर्ब आता है, तो अब इस कंडीशन में क्या है कि इस ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधा मेन वर्ब आता है, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में बदल जाएगा। क्योंकि मेन वर्ब जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेकर ही आता है। और हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो होती है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है। और देखिए एक बात और कॉमन पकड़ने की चीज है कि देखिए इंग्लिश की दुनिया में दो ही वर्ब है, एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा आपका मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन देखिए दोनों जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब ही पहले आया है, लेकिन कभी भी ये सेंटेंस में इसी रूप में रहता नहीं है, इसको मजबूरन बदलना ही पड़ता है। या तो ये सेंटेंस में आएगा तो इसको बनना क्या पड़ेगा, मेन वर्ब, फिर ये सेंटेंस में आएगा तो इसको बनना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर ये नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ में आएगा तो मजबूरन इसको मेन वर्ब का रोल निभाना पड़ता है। और अगर ये मेन वर्ब के साथ में आ जाए तो मजबूरन फिर इसको क्या बनना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ता है। यानी कि दोनों जगह पे ये आता तो है, लेकिन अपने असली रूप में कभी भी रहता नहीं है, हमेशा इसको अपना रूप बदलना ही पड़ता है सेंटेंस में। कब बदलना पड़ता है और कब ये बदल जाता है, यानी कि सेंटेंस में अगर ये यानी कि ये नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ में आएगा तो ये मेन वर्ब बन जाएगा, और अगर ये सीधा मेन वर्ब के साथ में आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये रीडिंग एक आपका मेन वर्ब हो गया। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, तो अब इस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। यानी कि अब हमको ये समझना है कि जो टेंस होता है, टेंस का मतलब काम होता है। जब काम आप खुद से करते हैं तो वो टेंस होता है, और जब किसी के द्वारा जब काम होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक टेंस का सेंटेंस है, और टेंस में जब है कि मेन वर्ब आता ही आता है, और अगर मेन वर्ब आएगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो हमको यहाँ से एक और चीज सीखने के लिए मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो टेंस में होता है, ना कि उसका पैसिव वॉइस में हो सकता है, या इस तरीके का कोई भी जो सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के रूप में, वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखिए टेंस तो ये भी है, टेंस तो ये भी है, क्योंकि इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया। तो टेंस तो ये भी है, लेकिन इस टेंस को नहीं, यहाँ पे काम वाले टेंस को हमको समझना है जहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है, चैप्टर वाइज जब समझेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपने बोला, एक और हम आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे बोला, चलिए आपने बोला यहाँ पे V3 को ले लेते हैं, ठीक है। V3 को हमने लिया, यहाँ पे क्या है, गो वेंट गॉन। तो जैसे आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, तो आपने बोला मैं की अंग्रेजी आई हो गया, आई के साथ में क्या लगा देंगे, हैव, और खाना खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। आपने यहाँ पे लिख दिया ईटन। तो मैंने खाना खा लिया है, सब्जेक्ट आई हो गया, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ईटन आपका मेन वर्ब हो गया। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा, क्योंकि इस मेन वर्ब की मदद करने के लिए कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, और मेन वर्ब जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। यानी कि यहाँ पे इस हैव की कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंग है तो इस सब्जेक्ट की है और इस मेन वर्ब की है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसका काम सिर्फ क्या था, हेल्प करना, किसका, अपने राजा का, यानी कि मेन वर्ब का, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अभी मैंने इस चैप्टर को, देखिए वीडियो ज्यादा लंबी करूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और ये वीडियो आपको कहाँ पे इसमें डाउट हुआ है, कहाँ पे बात समझ में आई है, और ये जो अगली वीडियो मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे भी जो है थोड़ा सा डाउट है, उसी हिसाब से फिर मैं इसकी अगली वीडियो भी लेके आऊंगा। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे सीखने वाले लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें।